तो ले आइयो मार्क शेट्टी। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 506 और आज बेहद हर्ष का विषय है। हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर आशुतोष झा हैं, जो हमारे यहाँ MBBS MS ऑर्थोपेडिक DNB ऑर्थो सीनियर कंसल्टेंट मणिपाल हॉस्पिटल गाजियाबाद में है। आप इससे पूर्वी ऑर्थोपेडिक में हमारे यहाँ डॉक्टर AK अग्रवाल साहब जो कानपुर से हैं सीनियर, वो आ चुके हैं। ऑर्थोपेडिक में डॉक्टर संजय जैन साहब आ चुके हैं। अब मैं दो शब्द आदरणीय नायब साहब से निवेदन करता हूँ, दो शब्द आदरणीय डॉक्टर आशुतोष साहब के। आदरणीय नायब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद शर्मा जी। आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर आशुतोष झा जी हैं। उनकी जब मैं क्वालिफिकेशन देख रहा था तो मुझे सोना ही सोना दिख रहा था, चारों से गोल्ड ही गोल्ड। मतलब सोने से भरा हुआ उनका कैरियर है। He has got 7 gold medals during his MBBS। गोल्ड मेडल एक होता, 2 होते, 3 होते, 4 होते, 5 होते। 5 के आगे तो मैं सोचता नहीं, 5 में सोचता 5 प्यारे अखियों के तारे, 6-7 गोल्ड मेडल्स। कितना पढ़ते थे सर आप, कितना, मतलब यू सरपास एवरीबॉडी। आपने MS ऑर्थो किया, आपने हर तरह की ट्रेनिंग ली है, सियोल में गए हुए हैं, वहां से आपने जो ट्रेनिंग ली है। स्पोर्ट्स इंजरी में यू आर स्पेशलिस्ट और स्पोर्ट्स इंजरी के मेडिसिन में यू आर सीनियर कंसल्टेंट। और एक और देख रहा था आपका क्वालिफिकेशन NDRF टीम में आप रहे, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स जो है अपने डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसकी मेडिकल टीम में आप रहे हैं। और वहां आपने जो काम किया उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको ऑनर किया, आपको एप्रिसिएशन लेटर दिया। एंड यू हैव बीन अप्रिशिएटेड एंड वेलकम्ड एवरीवेयर। आपने RML में काम किया, लेडी हार्डिंग कॉलेज सीनियर रेजिडेंट के हिसाब से काम किया, 3 साल तक पूरा कंप्लीट किया। ऐसा कैरियर होना चाहिए, मतलब रियली वन शुड, वी आर रियली जीलस ऑफ योर कैरियर कि कोई इतना बढ़िया अपने प्रोफेशन में, अपने पढ़ाई में, अपने कैरियर के लिए इतना सिंसियर होता है। वन शुड लर्न इट, आपसे सीखना चाहिए। आज आप हमारे बीच हैं। बहुत एक कॉमन जो प्रॉब्लम है हम लोग की, दैट इज ऑस्टियो आर्थराइटिस की। और आपने जैसे अभी सुना होगा अरविंद जी को कि पहले भी लोग जो थे आर्थराइट, मतलब ऑर्थोपेडिक्स के लोग आके बता चुके हैं, तब भी हम लोग की हड्डियों की जकड़न दूर नहीं हो रही। तो आज आपसे रिक्वेस्ट है कि आज हमारे को आर्थराइटिस के, ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, उसके रूट्स, कॉजेज और कैसे प्रिवेंट कर। मैं आप देख रहा था कि इवन आपने बताया आर्थराइटिस को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या चीजें खानी चाहिए, इससे सबको प्रिवेंशन हो रहा है। जस्ट लुकिंग फॉर जो बायोडेटा वगैरह देख रहा था आपका पूरा वो, तो ट्रेमेंडस थिंग्स आर देयर। मैं उतनी चीजें बता नहीं पाया हूँ जितने कि आपने कैरियर में अचीव की हैं, क्योंकि हम लोग का 50 मिनट का सेशन है। लेकिन आज मेडिकल का सर, देयर इज नो लिमिट, आप अपने हिसाब से सर बोलिएगा। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन आज लंबा होने जा रहा, क्योंकि इस एज तक आते हुए हम 60 प्लस, सब लोग ज्यादातर लोग 60 प्लस है, वागीश जी को छोड़ के। तो हम लोग सर सभी लोग हड्डियों की कहीं ना कहीं से, मैं पर्टिकुलरली वैसे मैं स्पोर्ट्स पर्सन बेसिकली, पहले क्रिकेट खेलता था, आजकल लॉन टेनिस खेलता हूँ। अक्सर घुटनों में कभी टेनिस एल्बो हो जाएगा, कभी नी प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी बैक की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह की चीजों के लिए हम लोग आपको अभी आपके सेशन के, आपके उद्बोधन के बाद आपको तंग करेंगे। मैं अब आपके और अपने सुनने वालों के बीच, आपने देखा धीरे धीरे नंबर बढ़ता जा रहा, पीपल आर कमिंग, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, सब आपको आज तंग करेंगे। और इतने बड़े सीनियर कंसल्टेंट के हम लोग को आज 50 मिनट 60 मिनट मिल रहे हैं कॉन्स्टेंटली पेशेंट हियरिंग के लिए। तो सर, वी आर वेलकमिंग यू टू अवर शो एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टार्ट योर एंट्री। और हम लोग को बताइए सर किस तरीके से आर्थराइटिस से बचा जाए, और अगर हो गई है उस पर किस तरीके से काबू पाया जाए। आपका आज के शो में, हमारे जूम मीटिंग में, इस स्वाध्याय के हमारा फोरम है, उसमें बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। तो मैं टॉक शुरू करने के पहले चाहूंगा कि एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, वो भी साथ साथ चलता रहे, तो उसके लिए आप मुझे एक्सेस दे। मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया सर। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस की जहाँ तक हम बात करें तो ये कॉमन मिसकंसेप्शन ये होता है, लोग सोचते हैं कि ये भी गठिया बाई है। अभी भी शो शुरू होने के पहले भी कुछ लोगों में डिस्कशन चल रहा था कि अच्छा आज टॉपिक क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस, वही गठिया बाई।
लेकिन इसको मैं डिफरेंशिएट करना चाहूँगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक अलग ग्रुप ऑफ डिजीज या डिसऑर्डर है, और आर्थराइटिस एक वेग टर्म होता है। आर्थराइटिस का मतलब होता है जोड़ों के अंदर आने वाली सूजन। तो जोड़ों के अंदर जो सूजन होती है उसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। अब ये आर्थराइटिस कई प्रकार की हो सकती है, और गिनती करें तो कम से कम 16-17 प्रकार के आर्थराइटिस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं मेडिकल साइंस में। और उन सब में से एक जो सबसे कॉमन होने वाली आर्थराइटिस है उसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो पहले तो ये समझना है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, ये जो गठिया बाई वाले आर्थराइटिस है उससे अलग है, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये बेसिकली एक नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। मतलब कि इसमें घुटने के अंदर अंदरूनी गर्मी या सूजन की प्रॉब्लम कम होती है। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है इंटरनल स्वेलिंग। तो जोड़ों के अंदर अंदरूनी गर्मी या सूजन कम होती है, और इसीलिए इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन का भी कोई खास असर नहीं पड़ता है। जो कॉमन होने वाली गठिया बाई की जो शिकायत है उसे हम कॉमन मेडिकल लैंग्वेज में रूमेटॉइड आर्थराइटिस से कोरिलेट करते हैं, जो सबसे फ्रीक्वेंटली लोगों में पाई जाती है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये यंग एज में स्टार्ट होती है, 20s एंड 30s में इसके ऑनसेट शुरू होते हैं। और इसके साथ ये खासियत ये होती है कि जब ये ज़्यादा एग्रेसिव होती है तो हाथों के और पैरों के उंगलियों में टेढ़ापन भी आने लगता है, जिसकी वजह से हाथ और पैर के शेप चेंज हो जाती है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी आपके घुटनों को अफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से जो आपको घुटने में दिक्कत आती है उसे हम सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी का नाम देते हैं। प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। तो यहाँ तो हमने डिफरेंशिएट कर लिया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में फर्क होता है। लक्षण की अगर बात करें तो दोनों के लक्षण अपोजिट होंगे। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो मरीज होता है उसमें रेस्ट के बाद तकलीफें बढ़ जाती हैं। जैसे मरीज ने अगर लंबे समय तक आराम किया, या मान लीजिए कि सो के सुबह उठते हैं तो हाथों में पैरों में अकड़न महसूस होती है, और जैसे जैसे समय बीतता है वो काम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो उनको सुकून महसूस होता है। तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षण होते हैं। उसका कारण है कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। इन्फ्लेमेशन में बॉडी के अंदर जॉइंट्स में कुछ केमिकल्स जो है रेस्ट के दौरान इकट्ठा हो जाते हैं, और जब हमारा मूवमेंट होता है तो वो केमिकल धीरे धीरे वॉश ऑफ हो जाते हैं। इसलिए एक्टिविटी के बाद हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में रिलीफ फील होता है। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसका जस्ट अपोजिट होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज ये महसूस करते हैं कि सुबह जब वो सो के उठते हैं तो वो लगभग थोड़ी दिक्कतों के साथ आसानी से अपना दिन शुरू करते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है, ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, ज़्यादा देर काम करते हैं, तो उनके घुटनों में या जॉइंट्स में पेन बढ़ जाता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो प्रॉब्लम है वो एक्टिविटी के बाद बढ़ता है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो प्रॉब्लम वो रेस्ट के बाद बढ़ता है। तो अब चूंकि हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज का ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसलिए रूमेटॉइड के बारे में आज मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। किसी और दिन हम अलग से रूमेटॉइड का भी एक सेशन कर सकते हैं, क्योंकि वो भी अपने आप में काफ़ी कॉमन और काफ़ी वास्ट उसका सब्जेक्ट होता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी के बारे में जो अब हम चर्चा करेंगे, कुछ स्लाइड्स हैं हमारे पुराने, उसको भी हम शेयर करते चलते हैं। तो इस बीमारी के बारे में जो अभी बताया आपने कि मैं साउथ कोरिया गया था, तो जी हाँ, मैं साउथ कोरिया में रहा लगभग 6 महीने, और वहाँ पे उस वक्त 2012 के बाद बात है, 2012 दिसंबर में मैं वहाँ गया था और 6 महीने रहा था। तो उस वक्त सबसे जो हॉट टॉपिक ऑफ रिसर्च था वहाँ पे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का ही चल रहा था। अब सबसे सरप्राइजिंग बात है कि आप में से अगर कोई ये जानना चाहे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों होता है, तो आज तक टिल डेट 2022 तक इसका कोई एक सिंगल लाइन में आंसर नहीं है। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो हम कहते हैं कि ये इम्यून की डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून बीमारी। हमारे बॉडी के सेल्स खुद हमारे बॉडी से लड़ने लगते हैं। दैट इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिजीज। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऐसा कोई सिंगल फैक्टर लेबल नहीं किया गया है। इसीलिए देखा गया है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी इंडिया में भी होती है, साउथ कोरिया में भी थी, यूएस में भी होती है, इंग्लैंड में भी होती है। खान पान से लोग इसको कोरिलेट करते हैं कि भाई हमारे खान पान में कोई दोष होगा, इसकी वजह से है। तो आप देखिए कि वेस्टर्न कंट्री का डाइट और इंडियन कंट्री का डाइट एंटायरली डिफरेंट है, लेकिन दोनों जगह इंसिडेंस लगभग सेम से है।
इसके बाद वेट को लेके बहुत डिबेट होता है कि वजन ज़्यादा होने की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है। कुछ हद तक ये सही है, क्योंकि वेट जो है वो डिसाइड करता है वियर एंड टेयर को। अगर एक कॉमन एग्जांपल से समझे कि एक गाड़ी है जिसको आप नॉर्मल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, और एक गाड़ी है जिसके ऊपर आप लोड बियर करके उसको डेली यूज़ कर रहे हैं कैरेज लिफ्ट करने के लिए। तो जिस पे लोड ज़्यादा आ रहा है, डेफिनेटली उसके चक्के जल्दी डैमेज होते हैं और उसको आपको जल्दी रिप्लेस करना होता है। लेकिन फिर यहाँ कंसेप्ट ये है कि जो सुमो पहलवान होते हैं, जापानीज लोग होते हैं, कुछ खास किस्म के होते हैं जो जेनेटिकली जो है ओबीज होते हैं, उनका वजन 130-40 किलो से ज़्यादा ही होता है। उनमें स्टडी किया गया है तो ऐसा पाया गया है कि उनके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या का कोई इंक्रीज इंसिडेंस नहीं है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि जितने भी सुमो पहलवान है सबको ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी हो रही है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी ब्लेम करते हैं कि इंडिया में लोग इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, घुटने मोड़ के बैठते हैं, पालथी मार के बैठते हैं, तो उसकी वजह से बीमारी हो रही है ज़्यादा। उसका भी अपवाद है कि अंग्रेजों के पास तो वो अंग्रेजी टॉयलेट होते हैं, वेस्टर्न कमोड यूज़ करते हैं, वहाँ भी है। तो हमने देखा कि ना तो खान पान से कोई इसका डायरेक्ट रिलेशन है, ना बॉडी के वेट से 100% डायरेक्ट कोरिलेशन है। कोरिलेशन जरूर है लेकिन 100% इस्टेब्लिश नहीं है कि जो मोटा है सबको ऑस्टियोआर्थराइटिस होगी ही, क्योंकि हम बहुत सारे मरीज ऐसे भी देखते हैं जो एवरेज वेट से कम के होते हैं और उनको भी नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। तो फिलहाल के लिए ये एक मेडिकल टर्म में एक रिसर्च का टॉपिक है, और जो अभी तक रिसर्च हुआ है उसमें कहीं ना कहीं लो ग्रेड इन्फ्लामेशन को पाया गया है। हालांकि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जैसे उसमें हम सेल्स के अंदर के टिश्यू की बायोप्सी लेते हैं, हमें इन्फ्लामेशन के लक्षण नजर आ जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में हमें ऐसा कोई बायोप्सी में लक्षण नजर नहीं आता है। इसीलिए टिल डेट वी कैन नॉट से विथ 100% सर्टेनिटी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण क्या है। लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि नहीं है। जो मरीज आते हैं ओपीडी में घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये मेनली घुटने की बीमारी है इंडियन कंटेक्स्ट में, और विदेशों में कूल्हे पे भी इसका काफी असर है। मतलब इंडिया से अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड को कंपेयर करें तो वेस्टर्न वर्ल्ड में ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप इज फार मोर कॉमन एज कंपेयर टू द ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप इन इंडिया। बट स्टिल ओवरऑल ये प्राइमरली घुटने को अफेक्ट करती है। इसमें बाकी जोड़ों में असर ना के बराबर होता है। हालांकि हाथों के कुछ जोड़ों में, जैसे कि उंगली के जो ये आगे वाली जोड़ होती है, सारे उंगलियों के आगे वाली जोड़ों में ये दर्द हो सकता है। पीछे वाले जोड़ में दर्द होना रिमेटॉइड को इंडिकेट करता है। तो मरीज कैसे समझे कि भाई ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि नहीं है? तो लक्षण बहुत सिंपल होते हैं, 4-5 लक्षण से हम पता लगा सकते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है स्टिफनेस, यानी कि घुटने में आपको अकड़न महसूस होती है। इसके अलावा आपको दर्द होगा। दर्द की खासियत जैसा मैंने पहले ही बताया कि चलने के वक्त दर्द होगा, और अगर आप जब वॉक कर रहे हैं तब आपको पेन महसूस होगा, और जब आप वॉक नहीं करते हैं तो आपको रिलीफ मिलेगा। जैसे आप कुर्सी बैठे हैं, बैठ के जब आप खड़े होंगे तो पेन होगा, फिर एक बार ही थोड़ा ग्राउंड लेवल पे चलने लगेंगे तो पेन रिलीफ हो जाता है। एडवांस स्टेजेस में नॉर्मल चलने पे भी दर्द होता है। जब आप सो रहे हैं, जब आप रेस्ट करें, तब आपको पेन नहीं होता। स्वेलिंग की जहाँ तक बात करें तो घुटने के अंदर जो है एक सूजन सी महसूस होती है। घुटना सूजा सूजा सा रहता है, फूला सा लगता है, और गर्म भी महसूस होता है। टेढ़ापन आता है आगे एडवांस केसेस में, और घुटने से आवाजें आती है, कट कट की आवाजें मरीज महसूस करता है, और मरीज को जमीन पे बैठने या पालथी मार के बैठने में काफी दिक्कत होती है। तो इन सब कॉमन लक्षणों के साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज हमारे पास आते हैं। टेढ़ेपन की अगर बात करें तो दो प्रकार से हम देख सकते हैं। एक ऐसा टेढ़ापन आता है जिसमें कि अगर हम दोनों एड़ियों को मिला के मरीज को खड़ा कराएं तो दोनों घुटने के बीच में गैप बढ़ जाता है, तो इसको हम वैरस डिफॉर्मिटी बोलते हैं। और इसका रिवर्स होता है, जब मरीजों को हम दोनों टांगों को मिलाने की कोशिश करते हैं तो उनके घुटने आपस में पहले छू जाते हैं, और दोनों एड़ियों के बीच में नॉर्मल से ज्यादा गैप होता है, जिससे कि बाहर की तरफ आउटवर्ड डेविएशन होता है। इसको हम वेलगस डिफॉर्मिटी बोलते हैं। एक और कॉमन डिफॉर्मिटी होती है जिसमें मरीज को जब लेटने के वक्त पैर सीधा करने के लिए कहा जाता है तो उनका पैर पूरा सीधा नहीं हो पाता है, थोड़ा सा घुटना बेंड होकर रखता है। इसको हम फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की डिफॉर्मिटीज हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों में कॉमनली देखते हैं।
अगर हम एक्सरे की बात करें तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो मेरी स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में जो एक्सरे है, इसमें जोड़ों के बीच में कोई गैप नजर नहीं आ रहा, यानी हड्डियां दोनों एक दूसरे को छू सी गई हैं। जबकि राइट साइड वाला जो एक्सरे है, इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों हड्डियों के बीच में लगभग 3 से 4 मिलीमीटर का एक छोटा सा स्पेस नजर आता है। यही स्पेस ज्वाइंट स्पेस होता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो ज्वाइंट की परत होती है वो झड़ जाती है और बीच में जो कुशन होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। इसकी वजह से हड्डियां एक दूसरे को छू सी जाती हैं। इसकी ग्रेडिंग होती है, ये आप जब डॉक्टर से मिलते हैं और उनका वो आपका एक्सरे करवाते हैं, इसमें एक्सरे के बेस पे ही ग्रेडिंग की जाती है। इसकी स्टेजेस 1 से लेके 4 तक की ग्रेडिंग होती है और इसी के आधार पे इसका ट्रीटमेंट भी डिसाइड होता है। इस एक्सरे को कराने में एक खास एहतियात ये बताया जाता है कि जब भी हम ग्रेडिंग के लिए एक्सरे कराते हैं तो मरीजों को स्टैंडिंग व्यू में एक्सरे कराया जाता है। नॉर्मल अगर आप घुटने का एक्सरे कराएंगे तो आपको एक टेबल पे लिटा दिया जाता है, ऊपर से एक्सरे की बीम डाली जाती है। लेकिन जब हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के एक्सरे करा रहे हैं तो हमें स्पेशली मेंशन करना होता है कि स्टैंडिंग व्यू कराना है। तो वो कुछ खास रेडियोलॉजी सेंटर पे वो अवेलेबल होता है जहाँ पे आपको खड़े करके एक्सरे कराया जाता है। तो इसकी ग्रेडिंग जो है हमेशा खड़े करके कराए हुए एक्सरे पे ही होती है और उस ग्रेडिंग के आधार पे ही इसका ट्रीटमेंट भी तय होता है। यानी इस बीमारी के कंफर्मेशन के लिए हमें कोई महंगी जांचों की जरूरत नहीं है। हमारे अस्पताल में मात्र 350 रुपए में ये एक्सरे हो जाता है, जिससे हम मरीज के ऑस्टियोआर्थराइटिस के स्टेज को जान सकते हैं और स्टेज के आधार पे उसको हम ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट बिल्कुल वेल डिफाइंड है कि किस स्टेज में आपका घुटना है तो क्या इलाज काम करेगा। उसके बारे में अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ग्रेडिंग के बाद ये मैं बताना चाहूंगा इस इमेज के माध्यम से कि एक्चुअल में ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता क्या है, क्या दिक्कत आती है, क्या लक्षण आते हैं। ये तो हमने देख लिया कि घुटने में सूजन है, स्टिफनेस है, टेढ़ापन आ रहा है, आवाजें आ रही हैं, लेकिन इंटरनली व्हाट इज हैपनिंग इन योर जॉइंट। तो अगर हम एक जॉइंट का मॉडल देख के स्टडी करें तो इसमें जो ये ब्लू ब्लू कलर के परत दिख रही है हमें, इसको हम हाइलाइन कार्टिलेज बोलते हैं और ये जॉइंट की नॉर्मल परत होती है। और जब ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी होती है तो आप देख सकते हैं कि ये ब्लू परत में कहीं कहीं इरोजन सा हो रहा है, खुरदरापन आ रहा है। जैसे कि आपने एक दीवार को मान लीजिए कि व्हाइट वॉश कराया और समय के साथ साथ उसकी परत आप 2-3 साल उसको मेंटेन नहीं करें तो झड़ने लगती है। उसी तरह का अपीयरेंस ऑस्टियोआर्थराइटिस में आता है। ये एक नॉर्मल नी का जो सर्जरी के दौरान लिया हुआ इमेज है। बिल्कुल आपका जो घुटने का जो कार्टिलेज या जो घुटने की जो परत होती है वो वैसी होती है जैसे एक अंडे को आपने उबालने के बाद छील दिया और उसके ऊपर की जो प्रोटीन की सतह होती है बिल्कुल स्मूथ और शाइनी और सॉफ्ट। तो सेम कंसिस्टेंसी की हमारी घुटने की कार्टिलेज की परत होती है। अब इसको अगर आप देखें ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में, ये एक्सरे, ये क्लिनिकल फोटोग्राफ है, ऑपरेशन के दौरान लिया हुआ एक इमेज है। तो इसमें आप देखें कि राइट साइड में, मेरे स्क्रीन में राइट साइड में जो नजर आ रहा है, ये घुटने की परत जो है झड़ सी गई है, इसके अंदर चिकनापन कम हो गया है और खुरदरापन आ गया। तो इस खुरदरेपन को ही हम कार्टिलेज डैमेज बोलते हैं, जो कि हॉलमार्क होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जॉइंट की कार्टिलेज की परत जो है वो झड़ने लगती है और जब कार्टिलेज की परत झड़ जाती है तो उसके नीचे जो हड्डी होती है वो हड्डी बहुत ही ज्यादा पेन सेंसिटिव होती है, क्योंकि उसमें नर्व इनर्वेशन होते हैं, नस होती है। तो वो जब आपस में टकराती हैं चलने के दौरान तो पेन होता है। अब हम एक्सरे के माध्यम से जान चुके हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, क्या लक्षण है उसके, किस स्टेज में हमारी बीमारी है। हमारा बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है, गठियाबाई या रुमेटॉइड अर्थराइटिस नहीं है, ये भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ कम्स द ट्रीटमेंट पार्ट। तो इसमें देखिए कि एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि किसी को भी बताते हैं कि जी आपके घुटने के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस आ गई, या ये एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग ये टर्म यूज करते हैं घुटने के अंदर गैप कम हो गया है। गैप का कम होना घुटने के एक्सरे में, या दोनों घुटनों के बीच में गैप बढ़ जाना जब आप खड़े हो रहे हैं, जो टेढ़ेपन की वजह से आ रहा था। तो उस कंडीशन में मरीज हमेशा ये सोचता है कि अब उसको घुटने की सर्जरी ही करानी पड़ेगी, जबकि ऐसा नहीं है। इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखें तो टॉप का जो सबसे लास्ट ऑप्शन होता है, लास्ट ऑप्शन इज सर्जरी, और नीचे से अगर हम ऊपर जाए तो सबसे पहले हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी बिना दवाइयों के, एजुकेशन, एक्सरसाइज, प्रिवेंशन ऑफ इंजरी, वेट लॉस और चलने फिरने के लिए कुछ सपोर्टिंग डिवाइस। जूते आपके अच्छे होने चाहिए। वॉक के लिए अगर आप जाते हैं मॉर्निंग में तो जूते ऐसे हो कि इसमें प्रॉपर कुशनिंग हो। आप सीमेंट वाली रोड पे ना चल के
आप ग्रास पे चलें, मट्टी पे चलें, ट्रेडमिल का इस्तेमाल कम करें। इसके अलावा आपको जो है रेगुलर एक्सरसाइज से घुटने के अंदर आप ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं घुटने की, तो उससे जॉइंट के अंदर लुब्रिकेशन दोबारा इस्टेब्लिश होता है। इन सब चीज़ों से अगर आराम नहीं मिलता है तब फिर मरीजों को हम दवाइयाँ देते हैं, जिसमें सबसे पहले हम कुछ पेन रिड्यूसिंग मेडिसिन देते हैं और लगाने के लिए कुछ ऑइंटमेंट या पैचेस दी जाती है। अगर इनको लगाने से आराम नहीं आ रहा है तो टैबलेट के फॉर्म में भी दवाई दी जाती है। इसके बियॉन्ड हम जब जाते हैं, जब हमारा स्टेज 1 स्टेज 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस एक्सरे पे कंफर्म आ रहा है, तो जॉइंट के अंदर हम लुब्रिकेशन बढ़ाने वाले इंजेक्शंस भी दे सकते हैं, या अगर इन्फ्लेमेशन का कंपोनेंट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, जैसे दर्द बहुत तेज है, चलने में बहुत दिक्कत महसूस कर रहा है मरीज, तो सूजन को कम करने के लिए हम इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन ऑफ स्टीरॉयड भी रिकमेंड करते हैं, जो काफ़ी सेफ होते हैं। लेकिन अगर इन सब चीज़ों से मरीज को राहत नहीं है, या मरीज हमारे पास सीधे स्टेज 4 में आया है, जहाँ पे कि एक्सरे में हड्डियाँ एक दूसरे को पूरी तरह टच कर चुकी हैं, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, तो उस स्टेज में फिर सर्जरी के अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास बचता नहीं है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो सर्जरी को टालना चाहते हैं फॉर द टाइम बिंग ड्यू टू पर्सनल रीजंस, या ऐसे मरीज जो सर्जरी के लिए फिट ही नहीं है, जिनके सर्जरी के पहले हमने जो चेकअप कराया तो उसमें पाया गया कि इनका शरीर सर्जरी के लिए तैयार नहीं है, हार्ट में कोई मेजर प्रॉब्लम है, या ब्लड का हीमोग्लोबिन बहुत कम है, या शुगर अनकंट्रोल्ड है। तो इन कंडीशंस में हम एक जो है नॉन सर्जिकल ऑप्शन लेते हैं, जिसको कि ब्रेसिंग बोला जाता है। ये ब्रेसिंग एक खास किस्म की डिवाइस होती है जो घुटने के ऊपर बाहर से लगाई जाती है, इट्स लाइक अ बेल्ट। और अगर आप ये इमेजेस देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि घुटने के अंदर ये जो लेफ्ट साइड वाला एक्सरे है, ये बिना ब्रेस के एक्सरे है। इसमें हम घुटने के अंदर दोनों हड्डियों को देख रहे हैं, आपस में छू गई हैं। इसी घुटने को जब ब्रेस लगा करके दोबारा एक्सरे कराया गया है, तो घुटने के अंदर का स्पेस थोड़ा सा खुलता गया है, तो जिससे हड्डियों में फ्रिक्शन कम होता है। तो दिस इज अ गुड ऑप्शन, बट ब्रेस में आपको ये है कि सही ब्रेस आपको मिले, इसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में आपको 250 से लेकर के और 2500 रुपये, 25,000 रुपये तक के ब्रेसेस आते हैं, और हर ब्रेस की अपनी कुछ एडवांटेज होते हैं। तो इसमें नॉर्मली हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला जो नी ब्रेस होता है 10,000 12,000 वाली रेंज का भी ऑफर करते हैं पेशेंट को, और 25,000 वाले भी ऑफर करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा डिफॉर्मिटी कितना है, कितनी करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट ये है कि ब्रेस जो हम लगाते हैं ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसका लाभ तभी मिलेगा जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। द मोमेंट यू हैव रिमूव द ब्रेस, योर प्रॉब्लम इज अगेन बैक टू द सेम वेयर इट वाज। सो इसको एक नॉन सर्जिकल ऑप्शन की तरह देख सकते हैं, लेकिन अगर पॉसिबल है, सर्जरी की नीड है, तो सर्जरी को टालना नहीं चाहिए। जॉइंट के अंदर जो ल्यूब्रिकेशन बढ़ाने की जो मैंने बात कही थी, तो इसमें आजकल प्री फिल्ड इंजेक्शंस आते हैं जो स्टेज 1 और स्टेज 2 के ऑस्टियोआर्थराइटिस में काफ़ी अच्छा काम करते हैं। यानी कि जब आपके घुटने में मामूली सी स्टिफनेस रहती है, ज़्यादा चलने के बाद में, सीढ़ी उतरने के वक्त आपको घुटने में थोड़ी डिस्कम्फर्ट महसूस होती है, तो उसमें अगर आपने डॉक्टरी सलाह पे एक्सरे कराई और आपके एक्सरे में स्टेज 1 या स्टेज 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस आ रहा है, जिसमें अभी टेढ़ापन नहीं आया है, हड्डियां अभी पूरी तरह एक दूसरे को टच नहीं करी है, तो उसमें ये लुब्रिकेशन के इंजेक्शन हम लोग जॉइंट के अंदर लगाते हैं, जिससे जॉइंट की हेल्थ इंप्रूव हो जाती है, और साल 2 साल तक भी आपको इसका फायदा मिलता रहता है। अब रही बात नी रिप्लेसमेंट की, आप लोगों के एज में ही ज़्यादातर मरीज नी रिप्लेसमेंट के लिए आते हैं हमारे पास जो एवरेज एज आजकल हम देख रहे हैं कोविड के बाद, जो जब लोग अब सर्जरी के लिए आने लगे हैं, तो पिछले 5-6 महीने में काफ़ी नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज मैंने करी है। एवरेज एज ऑफ पेशेंट नाउ इज अराउंड 65-66 ईयर्स के आसपास आ रहे हैं। रेंज हमारा जाता है 45 ईयर्स पे भी हमने एक पेशेंट के किया, हालांकि वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस नहीं था, उसमें चोट की वजह से घुटना खराब हो गया था, लेकिन एवरेज जो हमारा एज रेंज रह रहा है वो यही 60, 65, 70 का रहता है। एज जो है ये नी रिप्लेसमेंट के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, बिकॉज एज जो है मेडिकल टर्म में दो तरह का एज होता है, एक क्रोनोलॉजिकल एज होता है और एक फिजियोलॉजिकल एज होता है। क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि जिस डेट पे आप पैदा हुए वहां से काउंट होता है, जो बैंक्स में अकाउंट्स में यूज होता है। फिजियोलॉजिकल एज को असेस करने के लिए आपको कई तरह के टेस्ट कराने पड़ते हैं, जिससे हम ये बताते हैं कि फिजियोलॉजिकली यू आर फिट और अनफिट।
तो फिजियोलॉजिकल एज को जानने के लिए मरीज के रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं। इसके अलावा उन्हें एक स्ट्रेस इको की जांच कराई जाती है। स्ट्रेस इको एक ऐसा जांच होता है जो ये प्रेडिक्ट करता है कि अगर यही कंडीशन हमारे सर्जरी के दौरान रही तो क्या आपका बॉडी सर्जरी को एक्सेप्ट कर रहा है या उस पर ज़्यादा लोड आ रहा है। तो अगर हमारा फिजियोलॉजिकल एज सही है तो 93 इयर्स के एज में भी मैंने एक पेशेंट का जो रिटायर्ड आर्मी से थे, उन्होंने मेरे ख्याल से 2 वॉर तो लड़ी ही थी, 1971 और 65 के वॉर की कहानी भी सुना के गए हैं। वो 93 इयर्स के एज पे मेरे से नी रिप्लेसमेंट करा के, और अभी भी कोविड के बाद भी उनसे बात हुई थी, तो ही इज हैप्पी एंड हेल्दी। तो ये एज कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। अच्छा, एक और चीज है, लोगों में ये होता है कि अगर नी रिप्लेसमेंट के बारे में कहा गया है तो लोग ये समझते हैं कि हमारा पूरा का पूरा घुटना बदल दिया जाता है, बट दरअसल ऐसा नहीं है। जो हमने आपको पहले स्लाइड दिखाई थी कार्टिलेज वाली, जो एक शाइनी स्ट्रक्चर है उबले हुए अंडे के समान, वही कार्टिलेज की परत हमारी खराब होती है। और समझ लीजिए कि जैसे हम वो रिपेयर करते हैं ना वॉल को, जब वॉल के अंदर से प्लास्टर निकल आता है, कहीं कहीं शोकेज होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले पुट्टी लगाते हैं और उसके ऊपर डिस्टेम्पर करते हैं। तो बिल्कुल वही काम है, हम लोगों का काम बिल्कुल कारपेंटर्स की तरह ही होता है। जो परत जो घुटने की खराब हो गई, उस परत को हम एक खास किस्म के औजार से निकाल देते हैं और उस परत के ऊपर हम एक आर्टिफिशियल लेयर चिपका देते हैं जो 7 से 9 मिलीमीटर की थिकनेस का होता है। ये कंपेयर करें इसको तो जैसे दांतों में कैपिंग की जाती है, उसी तरह का ये एक प्रोसीजर होता है। और इसी प्रोसीजर को नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। ये कोई शॉर्ट प्रोसीजर नहीं है जिसको मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। एंटायर प्रोसेस ऑफ द नी रिप्लेसमेंट इज जस्ट replacing the worn out and damaged articular surface of the knee and nothing else। आपके घुटने की बाकी हड्डियां बिल्कुल आपके बॉडी में ही रहती है, ब्लड वेसल्स और नर्व सबको हम बिल्कुल टच भी नहीं करते हैं, सिर्फ वो परत को हटा के उसको बदल देते हैं। तो एक मॉडल के जरिए यहाँ दिखाया जा रहा है कि घुटने में जांघ की हड्डी पे और पैर के टांग की हड्डी पे ये मेटेलिक प्लेट लगाई गई है और इन दोनों के बीच में एक फिलिंग के लिए जो स्पेसर होता है वो हाई डेंसिटी प्लास्टिक का स्पेसर होता है। ये देखिए, ये परत को हमने एक खास किस्म के औजार से हटा दिया है, ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, और इसी परत पे हमारा ये फीमोरल कंपोनेंट और ये टिबियल कंपोनेंट लग जाता है। और ये फाइनल हमारा प्रोसीजर के बाद का हमारा घुटना है। इसमें ये लगभग 4 इंच के आसपास का कट लगता है। और ये एग्जांपल देखिए कि एक पेशेंट के घुटने ऑपरेशन के पहले का टेढ़ापन देखिए, और ये सर्जरी के बाद अब देखिए पैर बिल्कुल सीधे हो गए। एक्सरे के माध्यम से भी देखें तो लेफ्ट साइड में जो एक्सरे है एक पेशेंट का है जिसमें घुटने के अंदर टेढ़ापन भी आप देख पा रहे हैं, स्टेज 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और सर्जरी के बाद घुटने बिल्कुल सीधे हो गए, घुटने के अंदर गैप वापस स्थापित हो गया। तो ये सब के बाद अब ये है कि हम एक बार जस्ट समराइज कर लें। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज डिफरेंट फ्रॉम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस गठिया बाय नहीं है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में दिक्कतें आपको चलने फिरने के बाद ज़्यादा महसूस होंगी, रेस्ट के बाद आराम आ जाएगा। मरीज जब कुर्सी पे बैठा है तो उसे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन द मोमेंट ही इज स्टैंडिंग और वॉकिंग ही हैज पेन। और रिमेटॉइड आर्थराइटिस में इसका उल्टा होता है, जब आप सुबह सो के उठते हैं रेस्ट के बाद तो पेन होता है, चलने फिरने के बाद हमारा पेन कम हो जाता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस को डायग्नोज करने के लिए एक सिंपल स्टैंडिंग एक्सरे की ज़रूरत है। एक्सरे के आधार पे इसका ग्रेडिंग होता है और ग्रेडिंग के आधार पे ट्रीटमेंट होता है। स्टेज 1 में हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइजेस, वेट रिडक्शन और अदर हेल्दी हैबिट्स। स्टेज 2 में हमारे लिए लुब्रिकेशन बढ़ाने की दवाइयाँ और हमारे लिए जो इंजेक्शंस आते हैं वो कामयाब होते हैं। और स्टेज 3 और स्टेज 4 में डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी, अगर अब जैसे एक मरीज मेरे पास आता है जिसके घर में 2 महीने बाद शादी है, तो वो ऑब्वियसली नहीं चाहेगा कि शादी के 2 महीने पहले वो नी रिप्लेसमेंट कराए। तो उसके लिए स्टीरॉयड का इंजेक्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है। अभी आप इंजेक्शन लगवा लीजिए, आपके घुटने का दर्द कम रहेगा। फंक्शन खत्म होने के बाद अगर आपकी दिक्कत बरकरार रहती है, जिसकी पूरी संभावना होती है क्योंकि स्टीरॉयड जो है वो बीमारी को खत्म नहीं करती है लेकिन सिम्टम्स को कम कर देती है, तो फंक्शन खत्म होने के बाद आप प्लान करके सर्जरी करा सकते हैं। एक और चीज मैं शेयर करना चाहूँगा डाइट से रिलेटेड।
तो पहले ही मैंने बताया कि एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है, वेज वर्सेस नॉन वेज कोई डिबेट है इस पे कि कंफर्म नहीं है कि वेजिटेरियन खाने से ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होता है, नॉन वेजिटेरियन खाने से नहीं होता है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। जो चीज पे थोड़ा बहुत हमें एविडेंस मिल रहा है वो ये है कि इन्फ्लामेशन जो है वो लो ग्रेड इन्फ्लामेशन होता है इसमें। जैसे कि जो रिफाइंड ऑयल हम यूज करते हैं, जो पहले बहुत पॉपुलर हुआ, उसको बनाने की प्रक्रिया को अगर हम समझें तो वो बेसिकली एंड प्रोडक्ट होता है कि किसी भी ऑयल का मेन कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जब निकाल लेते हैं उसके बाद उसकी जो खली होती है उसमें कुछ तेल बच जाता है, और उस तेल को हम नॉर्मल किसी तरीके से प्रेस करके उससे बाहर नहीं निकाल सकते। तो उसको हम एक केमिकल प्रोसेस से निकालते हैं, उसमें कुछ केमिकल्स उसमें डाले जाते हैं और वो केमिकल के साथ मिक्स करके उसको हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। और उसके बाद जैसे हम पेट्रोल के अलग अलग फ्रेगमेंट होते हैं, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, वो सिर्फ हमारे टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से अलग अलग लेयर में सेपरेट हो जाते हैं। तो उसी तरह ये रिफाइनिंग प्रोसेस है, इट्स सेम एज व्हाट वी डू फॉर द केरोसिन ऑयल एंड पेट्रोल एंड डीजल। उसको हीट किया जाता है और अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग पार्ट उसका सेपरेट होता है, तो इसको रिफाइंड कहा जाता है। लो इसका मार्केटिंग ऐसा किया गया कि रिफाइंड यानी कि बहुत साफ सुथरा और छना हुआ, जबकि फैक्ट ये है कि इट इज समथिंग इन विच लॉट ऑफ केमिकल हैज बीन एडेड एंड नाउ दैट केमिकल इज सेपरेटेड फ्रॉम इट टू एक्सट्रैक्ट द ऑयल। तो ऑन एन एवरेज जो कोल्ड प्रेस ऑयल निकालने के बाद 7-8% का जो तेल उसमें बचा रह जाता है उसको एक केमिकल प्रक्रिया के जरिए एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और वही हमारा रिफाइंड ऑयल है। और इसीलिए वो सस्ता होता है, क्योंकि उसका जो है सो क्वालिटी उतना बेहतर नहीं होता है, उसकी क्वालिटी से ज़्यादा जो हार्मफुल हो रहा है उसमें जो केमिकल यूज किया गया जिसकी वजह से उसको एक्सट्रैक्ट किया गया है, जब हाई टेम्परेचर पे उसको कुक किया जाता है तो वो ब्रेक डाउन होते हैं वो केमिकल्स, और वो एल्डिहाइड बनाते हैं, और एल्डिहाइड जो है घुटने के अंदर जा करके इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है। आप जब बाजार से जब समोसे मंगाते हैं उसमें भी ये दिक्कत आती है, क्योंकि वो एक ही तेल को बार बार लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, और जब वो हाई टेम्परेचर पे कोई भी ऑयल हीट होता है तो उसमें एल्डिहाइड जनरेशन होता है। तो हाई ऑयल कुकिंग जो होता है, हाई टेम्परेचर कुकिंग होता है, वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है। और रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल, इसलिए मैं अपने सारे मरीजों को सलाह देता हूँ, आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें, आप घी इस्तेमाल करें, ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आप रिफाइंड वाला जो सबसे कॉमनली सफोला या धारा होता है इसको आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि इससे इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। घुटने में किसी के पहले कोई पुरानी चोट लगी है तो वो एक अलग कहानी है, वो घुटना खराब होगा, लेकिन उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं कह सकते हैं, उसको हम सेकेंडरी आर्थराइटिस बोलते हैं। तो अगर यंग एज में किसी के घुटने के लिगामेंट में चोट आई है, किसी के कार्टिलेज में इंजरी आई है, वैसे मरीजों में अक्सर ये देखा जाता है कि केवल एक घुटने में असर आता है, तो वन नी विल बी इंजर्ड एंड द अदर विल बी नॉर्मल, तो उस कंडीशन को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं कह सकते। तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है और 40 मिनट में तो इसको समराइज करना बहुत मुश्किल है, बट मैंने कोशिश की कि जो भी आपसे शेयर कर सकूँ जानकारी शेयर करी है, और कोई डाउट्स या क्वेश्चन हो तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। और सामने स्क्रीन पे मेरा वेबसाइट का एड्रेस दिया है, इस पे भी कुछ जानकारियां हम पीरियोडिकली पोस्ट करते रहते हैं, अलग अलग बीमारियों की आपको इन्फॉर्मेशन वेबसाइट में आप जाएंगे तो एंड में मिलेगी, जो पीरियोडिकली अपडेट होती रहती है। और इसके अभी जो आप बोले और रिफाइंड ऑयल, तो इसका मतलब ये अभी वनस्पति ऑयल हम यूज कर सकते हैं, वो ठीक है इसके लिए? वनस्पति ऑयल भी सर मेरे हिसाब से रिफाइंड के ही कैटेगरी में आता है। देखिए हर ऑयल के दो वेरिएंट होते हैं, एक कोल्ड प्रेस्ड होता है, कच्ची घानी बोलते हैं, और एक रिफाइंड होता है। ठीक है तो जी। आपको वो देखना होगा उसके लेबल पे क्या लिखा है, अगर वो रिफाइंड है तो उसको अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। ठीक 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 जी या जैसे कच्ची घनी तेल, सरसों का तेल है, ये बढ़िया, ये तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको सरसों की खली वो प्रेस किया और उसमें से तेल निकल गया, लेकिन बचा हुआ तेल रह गया, उसको रिफाइंड तरीके से निकालते हैं, उस पर लिखा रहता है रिफाइंड ऑयल, और उसकी मार्केटिंग ऐसी करी गई है कि लोगों को ये बिलीव होता है कि रिफाइंड है मतलब अच्छे से छान दिया है। जी जी जी। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। और किसी कोई यूरिक एसिड का बढ़ जाना भी ऑस्टियो की काइंड है कोई? यूरिक एसिड का बढ़ना जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस का लक्षण नहीं है, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक अलग बीमारी है। यूरिक एसिड के बढ़ने से घुटने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन ज्यादातर यूरिक एसिड के बढ़ने से
छोटी जोड़ों में दिक्कत आती है, जैसे पैरों के अंगूठे में दिक्कत आएगी, एंकल में आएगी, हाथ एंकल में है, जी जी। अच्छा लेकिन एक एक मरीज मैंने देखा, यंग पेशेंट था, घुटने में उसके दिक्कत आ रही थी जी और दूरबीन से उसकी हमने जांच करी और उसकी बायोप्सी कराई गई तो पता चला कि घुटने के अंदर जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल भरे पाए गए थे। तो इसमें ये है कि अगर हमें घुटने के अंदर दिक्कत आ रही है और साथ में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो हमारा प्राइम एम होता है यूरिक एसिड को कंट्रोल करना। उसके अच्छा। लिए दवाइयां दी जाती हैं, साथ में मरीज को ये सलाह देते हैं कि प्रोटीन रिच फूड्स को कम प्रयोग करें, दालें वगैरह, पनीर, दूध वगैरह, अंडा वगैरह ये सब का इस्तेमाल कम करते हैं और जी साथ में पानी का प्रयोग ज्यादा करते हैं क्योंकि पानी जो है बॉडी से यूरिक एसिड को वॉश ऑफ करने में मदद देता है। फाइन। वैसे एक जरा मिथ है जैसे कि हमारी लाइफ स्टाइल में अगर ये चीज बढ़ रही है जी तो कुछ लोग कहते हैं कि क्या मॉर्निंग वॉक को कम कर देना चाहिए या पालकी में आके जो लोग पूजा करते हैं या ध्यान करते हैं उसको जी क्या अवॉइड करना चाहिए? एक देखिए सर, ऐसा है कि अगर किसी के इसके लक्षण की शुरुआत हो चुकी है, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस का बीमारी, ये भी है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस सबको नहीं होता है, ये 70% मरीजों में आपको कुछ ना कुछ लक्षण मिलेंगे, लेकिन 30% मरीज ऐसे हैं जो अपने एंड स्टेज तक भी उनका एक्सरे आप कराएंगे तो बिल्कुल क्लीन एक्सरे मिलता है, घुटने में कोई दोष नहीं पाया जाता है। तो अगर किसी के घुटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो पूजा पाठ भी करे, वो हेल्दी लाइफस्टाइल भी मेंटेन करे। लेकिन वार्निंग साइन ये है कि जब घुटने में दिक्कत आनी शुरू हो गई है तो फिर आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। कारण ये है कि जो हम पालथी मार के बैठ के पूजा करते हैं तो उसमें घुटने के अंदर जो बेंड होता है वो लगभग 130-140 डिग्री का हो जाता है और बायोमैकेनिकली स्टडी किया गया है कि जब 130-40 डिग्री पे घुटना बेंड रहता है तो जो फोर्स है वो एक पर्टिकुलर एरिया पे कंसंट्रेट हो जाता है, तो वहां पे वो फिर जो है दिक्कत को और बढ़ाता है, उससे और प्रॉब्लम बढ़ती है। वॉकिंग की जहां तक बात है तो इवन अर्ली स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस में वॉकिंग इज हेल्पफुल बिकॉज वॉकिंग करने से जॉइंट के अंदर जो मसल्स हैं वो एक्ट करते हैं और उससे जॉइंट के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ता है और ल्यूब्रिकेशन इंप्रूव होती है। लेकिन अगर आपको एक एक स्टेप लेने में दिक्कत आ रही है तो फिर ये मरीज का सवाल होता है कि डॉक्टर साहब हमारा वजन बढ़ता जा रहा है, हम क्या करें, चलने में दिक्कत आती है, तो क्या हम चल सकते हैं, दवा लेके चल सकते हैं? वहां मैं मना करता हूँ कि आप दवा लेके अगर पेन कम भी हो रहा है आप भागा दौड़ी मत कीजिए क्योंकि उससे घुटने के अंदर डैमेज और बढ़ेगा। आप अपने कैलोरी को बर्न करने के लिए साइकिलिंग कर सकते हैं, जिम वाली साइकिल ले सकते हैं या जगह है, सुविधा है तो आप नॉर्मल साइकिल चलाइए, उसमें घुटने पे लोड कम पड़ता है। आज एक ऐसे मिथ तो काफी क्लियर हुआ कि जैसे कि हम लोग सोचते थे कि हमारे यहाँ यूरोपियन स्टाइल्स के आ गए हैं और इंडियन वाली खत्म हो गई हैं तो उसमें पेशेंट को बढ़ गई हैं और आपने बताया कि वहाँ तो हमेशा से सिस्टम वही रहा है, जी उसके बावजूद वहाँ क्यों रहा, क्योंकि हम लोग को जानकारी नहीं थी। जी ये भी एक मिथ था हमारी जानकारी। हमारे बीच में सिंह साहब है, सिंह साहब है, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। सिंह साहब प्लीज वीडियो खोलिए सर। और किसी कोई जिज्ञासा जानकारी हो? ऐसा ये जैसे कई बार हम लोग क्या रात में बहुत से लोग कहते हैं दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो क्या ये बड़ा बड़ा अच्छा सवाल है। इसको एलोपैथ तो सपोर्ट नहीं करता है लेकिन हमारी जो एंशिएंट पद्धति है आयुर्वेद की वो सपोर्ट करती है। वो ये कहती है कि बॉडी के अंदर एसिडिक कंपोनेंट बढ़ जाने की वजह से दर्द होता है, तो हमको इस बारे में मतलब हमारा जो नॉलेज का जो बैकिंग है वो तो नहीं बोलता है मरीजों को ये कहने के लिए, लेकिन जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मरीजों से जो फीडबैक मिला है वो देखते हुए मैं मना करता हूँ कि आप खट्टी दही या रात में चावल का प्रयोग ना करें, शायद उससे आपके घुटने का प्रॉब्लम बेहतर रहेगा। तो कई बार ये मिथ होता है कि रात में दही है उसके लेने से जो है कुछ हद तक सही है, मिथ ही पूरी तरह नहीं है, कुछ हद तक कंट्रीब्यूट करता है। और खाने पीने में जो आपके ये आलमंड होते हैं और वॉलनट होते हैं, नट्स होते हैं, तो ये हेल्दी माने जाते हैं घुटने के में हेल्थ के लिए, क्योंकि जो आज की डेट में जो लुब्रिकेशन बढ़ाने वाली जो दवाइयां हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ज्यादातर दवाइयां जो है उसी किस्म की जो ऑयल बेस्ड या प्रोटीन बेस्ड चीज होती है उसी से डिराइव होती है। तो इसलिए अगर हम अखरोट और बादाम का रेगुलर सेवन करें तो कोई कुछ ना कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट जरूर मिलेगा। अखरोट बादाम का कर सकते हैं हम लोग मतलब। जी जी तो कई जगह जैसे भी डॉक्टर कालान साहब ने पूछा कि उससे यूरिक एसिड ज्यादा प्रोटीन बढ़ने से
अब वो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम सेलेक्टिव लोगों में होती है, हर मरीज को नहीं होता है, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ने के लिए बॉडी में कुछ खास मैकेनिज्म होते हैं जो फॉल्टी होते हैं। तो ऑब्वियसली जिनमें यूरिक एसिड की दिक्कत है उनको अवॉइड करना है, लेकिन नॉर्मल मरीज इसमें ले सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया हमें अपनी डेली डाइट में कहीं ना कहीं प्रोटीन्स को भी शामिल रखना चाहिए। बिल्कुल, बैलेंस डाइट में हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, हर चीज का बराबर बैलेंस रखना होता है। आप किसी डायटिशियन से डिस्कस कर सकते हैं कि क्या प्रोपोर्शन में एज और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए आइडियल डाइट, और फिर उसको अगर आप फॉलो करें तो बेहतर है। हमारे बीच में आदरणीय एस सिंह साहब है, एडिशनल जनरल मैनेजर बीएसएनएल। आपको कुछ सवाल जी सर। हाँ नमस्कार सर। उससे सर एक बेसिक क्वेश्चन थोड़ा सा था कि ये रूमेटिक आर्थराइटिस और जो ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है जी, इसमें तो डिफरेंस है, थोड़ा उसको बताएं सर। ये मैंने पहले भी बताया था, फिर से रिपीट करता हूँ कि जो हाँ तो थोड़ा सा हम असल में क्लास में लेट थोड़ा सा आप आए तो इसके लिए आई एम सॉरी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो है आपका दर्द जो है आराम करने के बाद बढ़ेगा। जैसे कि सुबह आप रात को सो के जब सुबह उठेंगे तो आपको तकलीफ ज्यादा महसूस होगी। ऑस्टियो आर्थराइटिस में इसका उल्टा है। ऑस्टियो आर्थराइटिस में जब आप सो के उठते हैं तो आप लगभग ठीक से रहते हैं, लेकिन जैसे आप वॉक के लिए जाते हैं या दिन में खड़े होकर काम वाम करते हैं तो आपकी तकलीफें बढ़ने लगती है। तो पहला डिफरेंस तो ये होता है। दूसरा ये है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस ज्यादातर छोटी जोड़ों में असर करता है, जैसे उंगलियों के जोड़ों में, कलाइयों में, पैरों में असर करता है, हालांकि घुटने में भी आ सकता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस ज्यादातर केसेस में घुटने या कूल्हे पे असर करता है, उसका बहुत कम चांस है उंगलियों पे असर आना, और उंगलियों पे भी आएगा तो ये दूर वाला जोड़ है इस पे आता है, जबकि रूमेटॉइड इस जोड़ पे आता है। तो इसको प्रॉक्सिमल जॉइंट बोलते हैं, इसको डिस्टल जॉइंट बोलते हैं। तो प्रॉक्सिमल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट जो है ये रूमेटॉइड में कॉमन होता है, और डिस्टल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस में कॉमन होता है। तीसरा ये है कि अगर हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो जो रूमेटॉइड के मरीज हैं उसमें हमें जांच होती है, सीआरपी बोलते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये बढ़ा हुआ मिलता है। रूमेटॉइड फैक्टर होता है, ये बढ़ा हुआ मिलता है। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज में आरए फैक्टर निगेटिव होगा और सीआरपी हमारा नॉर्मल होता है। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है बॉडी के अंदर एक अंदरूनी सूजन है जो जोड़ों को अफेक्ट कर रही है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में बेसिकली एक वियर एंड टियर ऑफ द नॉर्मल जॉइंट कार्टिलेज होता है। सर एक थोड़ा सा और प्रॉब्लम, जो ये फिंगर्स कभी कभी कुछ पॉइंट्स पर जो जॉइंट्स हमारे होते हैं वहां पर अटक जाती हैं। वो उसको ट्रिगर फिंगर बोलते हैं। वो ना तो रूमेटॉइड के लक्षण है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस के हैं। ये ज्यादातर अंगूठों में होता है। कई बार अंगूठा ऐसे अटक जाएगा, फिर आप अपने सीधा नहीं कर पाएंगे, ऐसे सीधा करेंगे और कड़क से आवाज होती है। तो वो जो कंडीशन होता है वो ट्रिगर फिंगर होता है। वो एक तरह का टेंडन होता है बॉडी में, वो टेंडन की अंदर अंदरूनी सूजन की वजह से होता है। डायबिटीज वाले मरीजों में कॉमनली पाया जाता है। इसका सर ये इसकी प्रॉब्लम आती क्यों है इस तरह की? ये बॉडी का वियर एंड टियर है, डिजेनरेशन है। अब जैसे आपका एक ताला है और ताला को आप रोज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कभी वो फंस जाता है और फिर एक बार ही फंसना चालू हो गया तो फिर बार बार फंसता है, फिर हम उसमें ऑयल डाल देते हैं, वो ठीक हो जाता है। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह वियर एंड टियर वाली बीमारी है। जब ज्यादा ये आपको लॉक होने लगता है तो यहाँ पे हम एक इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे वो लॉक फिर से फ्री हो जाता है। तो क्यूरेबल है एक तरह का? यस 100% क्यूरेबल है। एक इंजेक्शन से ये पूरी तरह ठीक हो सकता है। तो इसमें एक मिथ है, जनरली जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं उन लोगों को बहुत मिथ है। कभी कभी क्या, एक तो खैर मेरे ख्याल से कॉस्टली बहुत होते हैं इंजेक्शन शायद मेरे ख्याल से। दूसरा इंजेक्शन का मैं बताऊं, ये जो उंगली वाला इंजेक्शन की जो अभी जो जस्ट बात करी है, ये तो स्टेरॉइड का इंजेक्शन होता है। ये 2-2.5 हजार रुपए के अंदर पूरा प्रोसीजर हो जाता है। जो घुटने के अंदर जो हमने दिखाया था आपको लुब्रिकेशन बढ़ाने वाले इंजेक्शन, वो महंगे होते हैं क्योंकि वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड होते हैं। बॉडी के अंदर से सेल निकाल के लैब में उसको विदेशों में ग्रो किया जाता है, फिर उसको -18 डिग्री के टेम्परेचर पे जिस लैब में बना है वहां से फ्लाइट से इंडिया तक लाया जाता है, वहां से फिर हमारे अस्पतालों में पहुंचता है। तो अब हालांकि ये इंडियन फैक्ट्रीज में भी बनने लगा है। मोदी नगर में एक कंपनी है वो बना रही है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के सामान बना रहे हैं, लेकिन इसका कॉस्ट ज़्यादा आता है क्योंकि इसमें रिसर्च और इक्विपमेंट ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ऑन एन एवरेज हमारे हॉस्पिटल में एक घुटने में इंजेक्शन लगाने का खर्चा 18 से 20 हजार रुपये तक का बैठता है। क्लिनिक पे अगर हम लगवाते हैं तो खर्चा थोड़ा कम आता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है केस सिलेक्शन। हम अगर ऐसे मरीज को इंजेक्शन दे रहे हैं जिसके घुटने में अभी केवल ड्राइनेस आई है और कोई दिक्कत नहीं है, वो हमेशा उसका एडवांटेज फील करेगा।
अगर हमारे जॉइंट के अंदर फ्रिक्शन आ चुका है, जो हड्डियां का गैप कम हो गया, हड्डी घिस रही है, तो वहां पे इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं रहता। तो मेरे पास ऐसे बहुत से मरीज हैं जो 2 साल 3 साल से बिल्कुल फ्री है अपने घुटने को लेके, एक बार इंजेक्शन लगवा के। और कुछ ऐसे मरीज भी हैं जिन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं डॉक्टर साहब, हमें पैनल है, आप लगा दो, हमें कोई कॉस्ट नहीं बेयर करना, हमारी कंपनी पे करेगी। लेकिन उनको इंजेक्शन देने के बाद में ये देखा गया है कि 3 महीने 6 महीने के बाद में फिर से वो दिक्कत बन जाती है। इसका ड्यूरेशन डॉक्टर साहब कितना हो सकता है जो इंजेक्शन लगने के बाद? कंपनी का दावा होता है कि ये मैक्सिमम 1 ईयर तक इफेक्ट करती है, लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में 2-3 जेंटलमैन हैं जो 2.5 ईयर से बिल्कुल कंफर्टेबल है। जी। और किसी का कोई सवाल? ममता जी के साथ कोई सवाल? हाँ डॉक्टर साहब, मेरी मिसेस ने अपने नी रिप्लेस कराए थे 2011 में। जी जी। एंड शी इज वर्किंग वेरी फाइन, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो जी। उनकी कंटिन्यूटी कब तक ऐसे रहेगी सर? वो तो लाइफ लॉन्ग रहेगी। घुटना एक बार बदल दिया तो नॉर्मली इसकी जो लाइफ स्पैन होती है 25-30 ईयर तक होती है, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अच्छा 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 जी। बस यही, कभी कोई पूछती है क्या बदलना चाहिए? लाइफ लॉन्ग चलेगा। अगर ये इस शुरुआत के 6 महीने में दिक्कतें अगर आनी होती है तो आती है, उसके बाद बिल्कुल आराम हो जाता है। आई सी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, मैंने ये देखा है कि आप 60 और 50 वाले एज बता रहे हैं, 20 एज के जो बच्चे हैं आजकल, उनको भी अगर हम सिटअप्स लगवाते हैं तो उनके घुटनों में भी कट कट बहुत बुरी तरह आवाज आती है। जी मैडम, कट कट की आवाज आना ऑस्टियोआर्थराइटिस का वो लक्षण नहीं है। वो एक सिंगल कट जो होता है वो बेसिकली जॉइंट के अंदर एयर बबल ट्रैप होने की वजह से है। लेकिन पूरे मूवमेंट में चरचर की आवाजें आती है, जो ज्यादातर सुनाई कम देगी, महसूस ज्यादा होगा कि जो घुटना मोड़ रहे हैं तो आपको फील होगा कि रब कर रहा है। वो उस क्रेपिटस की बात नहीं, एक्चुअली जब हम नीचे बैठते हैं उठते हैं तो बहुत बुरी तरह मतलब आवाज आती है उसमें। वो एक्सपेक्टेड है, नॉर्मल है। अगर आवाज के साथ पेन आ रहा है तो हमें इस पे ध्यान देना है। अगर बिना पेन के आवाज आ रहा है उसको इग्नोर कर दीजिए आप। ओके। ऐसा एक चीज मालूम करेंगे, जैसे हमारे जैसे रूम में 60+ हैं, तो अगर हमारे सामने लिफ्ट भी है और सीढ़ियां भी हैं, तो हम किसको चूज करें? अगर हम ठीक है तो सीढ़ियां चूज करें या लिफ्ट में जाएं? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। अगेन मैं यही कहूंगा, अगर आपको कार्डियोलॉजिस्ट ने सलाह दी है फिट रहने की तो आप सीढ़ी से जाइए। लेकिन अगर आपके घुटने में स्टिफनेस की प्रॉब्लम आ रही है और आपको चलने के बाद घुटना थक रहा है तो आप लिफ्ट का इस्तेमाल करें। क्योंकि कई बार हमने देखा कि आदमी अपने आप को जवान रखने के लिए या शो करने के लिए कहता है कि मैं तो लिफ्ट में चलता ही नहीं। तो ये थोड़ा सा एक्सेसिव वॉकिंग के बाद कई सारे मरीज आते हैं नी पेन को लेकर के। लेकिन ओवरऑल ये देखा गया है कि इसमें चलने फिरने का जो तरीका है वो उतना ज्यादा डिटर्मिनेंट नहीं होता है, क्योंकि ये एजिंग वाली प्रोसेस है। तो प्रॉब्लम जो है वो आपकी बढ़ सकती है, लेकिन प्रॉब्लम को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते कि हम हमेशा लिफ्ट से जाएंगे तो हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगा, ये हम नहीं कह सकते। एक डॉक्टर साहब आपका पहला सवाल था कि आपने बताया कि जैसे मॉर्निंग वॉक हम लोग करते हैं तो उस वक्त में हमारे एक तो जूते बढ़िया होने चाहिए, और एक सीमेंटेड, जहाँ आजकल हम लोग देखते हैं पार्क में ना एक टाइल्स लगी हुई है, टाइल्स ऊपर नीचे होती हैं। इसका मतलब हमें वो पार्क में जो टाइल्स लगी हुई है उसको अवॉइड करना चाहिए। आइडियली देखिए, ये फ्रिक्शन जो है वो हार्ड सरफेस से ज्यादा क्रिएट होगा। तो अगर आपके पास ऑप्शन है कोई ऐसा घास का मैदान या मड का ट्रैक है, जैसे मिट्टी वाले एरिया होते हैं, ग्रास के होते हैं, कुछ पब्लिक पार्क्स होते हैं जिसमें लॉन टाइप का एरिया होता है, अगर वहाँ अलाउड है करना तो करें। बट स्टिल मॉर्निंग वॉक के और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, तो इस वजह से आप इसको निगेट मत कीजिए। अच्छी क्वालिटी के जूते लेकर के आप जा सकते हैं। और ट्रेडमिल से जो है आप थोड़ा दूर रहे, क्योंकि ट्रेडमिल पे बार बार एक ही बराबर का फोर्स आने की वजह से वो रिबाउंड फेनोमेनन होता है और उससे घुटने पे स्ट्रेन ज्यादा आता है। डॉक्टर साहब, मैंने दर्द की दिक्कत आ रही है तो एक्सरे करवाएं। एक्सरे में अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस के एविडेंस है तो देन यू हैव टू स्विच ओवर टू सम अदर एक्सरसाइजेस रादर देन एग्रेसिव वॉकिंग। ऐसा क्या होता है कि जैसे हम लोग की सिटिंग ज्यादा होती है, तो सिटिंग में हमारे बैक पोर्शन में पेन होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हम लैपटॉप पे काम करते हैं, कुछ करते हैं, आजकल सब जगह हो गया मल्टीनेशनल कंपनी हो, तो क्या हमें बीच में रिलैक्स होकर हाथों को ऊपर करना, बिल्कुल कोई ऐसा करना? आपका पहला तो ये है कि अगर लॉन्ग सिटिंग है तो आप टेबल और चेयर पे बैठ के ही आप लैपटॉप का इस्तेमाल करें। बेड पे बैठ के अगर आप लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिक्कत है। और 1 घंटे के बाद में आप 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए और अपने बॉडी को आप स्ट्रेच कीजिए, और फिर आप पोस्चर करेक्ट करके बैठिए, सीधा बैठने की कोशिश करिए। ममता जी पूछिए। ममता जी
जी ममता जी, आपकी साउंड बंद है ममता जी, साउंड बंद है ममता जी, साउंड खोल लीजिएगा, आपकी साउंड बंद है, साउंड बंद है, साउंड 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 बंद है ममता जी, आपकी साउंड बंद है, क्वेश्चन जवाब नहीं आ रहा। चलिए हाँ, तब हो तक सकता मैं है पूछ मैं लेता हूँ, जब तक उनकी साउंड बंद है, मैं अब मेरी साउंड चालू हो चलिए गई। चलिए सर। डॉक्टर एक तो पूछना चाह रहा था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या हेरिडिटी होती है? हाँ, इसमें देखा गया है कि मदर फादर के अगर नी रिप्लेसमेंट हो रखे हैं या नी की दिक्कतों की वजह से परेशान रहे, इसमें ये लिंक मिल रहा है हमें कि ये जेनेटिकली रहता है, लेकिन 100% एसोसिएशन नहीं है। एक फैमिली में एक लड़के को हो सकता है, लड़की को ना हो, लेकिन हाँ ऑब्जर्व किया गया है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद मदर फादर में से अगर किसी के नी की दिक्कत आई ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो वो इसमें भी आती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझने की कोशिश करें तो जैसे कि बाल का सफेद होना, थोड़े बहुत सबके होते हैं, किसी के ज्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं, कुछ लोग का बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा भी देखेंगे आप कि 80 ईयर्स में भी बिल्कुल बाल वैसे ही रह जाते हैं। तो ये भी प्रोटीन ही है, बॉडी का प्रोटीन है जो धीमे धीमे डिग्रेड होता है। डिग्रेडेशन का रेट कम और ज्यादा मल्टीपल फैक्टर से हो रहा है, जिसमें बॉडी वेट और इंजरी और खान पान और जेनेटिक्स और उठना बैठना हरकत सब चीज मिला के एक पर्टिकुलर वे में कंट्रीब्यूट कर रहा है। स्लो डिजेनरेशन सबके होता है, किसी में ज्यादा स्पीड पे हो रहा है, किसी में स्लो स्पीड पे हो रहा है। दूसरा था डॉक्टर की अराउंड 15 इयर्स बैक में टेनिस खेलने के बाद जैसे रेस्ट किया तो नी के बैक साइड में, बैक पोर्शन में अचानक ने सर की आवाज आई, एंड दैट वाज जैसे भी पंक्चर हो जाता ना, फ्लूइड सा कोई निकला और सडनली पीछे बड़ा सा बॉयल सा बन गया। वो एक पीछे में एक सिस्ट होता है, बेकर सिस्ट बोलते हैं। बेकर सिस्ट कई बार स्पॉन्टेनियसली रप्चर कर जाता है। अच्छा। बेकर सिस्ट जो है बेसिकली जॉइंट के अंदर जो लुब्रिकेंट होता है एक पर्टिकुलर जगह में आके इकट्ठा हो जाता है गुब्बारे की तरह, और कभी ऐसे जो एग्रेसिव एक्टिविटी भागने दौड़ने के दौरान तो वो रप्चर कर जाता है। तो एक बार वो रप्चर कर गया तो अपने आप एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसकी कहानी वही जाती है। क्योंकि उसका मैंने दिखवाया तो कैसे प्रोटीन है और कुछ नहीं है, और धीरे धीरे वो ठोस हो गया, फिर इट इज डिसॉल्विंग, लेकिन उससे क्या वो दैट इज डीजनरेशन ऑफ द कार्टिलेज। नहीं, उसका वो कार्टिलेज से उसका वास्ता नहीं है, लेकिन वो ये है कि जब जॉइंट के अंदर लुब्रिकेशन कम हो रहा होता है या क्वालिटी ऑफ लुब्रिकेंट खराब हो रही होती है, तो बॉडी एक्सेसिव लुब्रिकेंट बनाने लगता है जो इकट्ठा हो जाता है। तो एक ये जो बेकर सिस्ट अगर किसी मरीज पे हम पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये मानना होता है कि उसके जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी की शुरुआत हो रही है। तीसरी बात थी डॉक्टर साहब की वो जो हम लोग इम्प्लांट्स लगाते हैं नी रिप्लेसमेंट में, दैट इज मेड ऑफ स्टील और समथिंग सम अदर सब्सटेंस। देखिए इसमें मॉडिफिकेशन होता गया। आज की डेट में हम 4th जनरेशन इम्प्लांट यूज कर रहे हैं। जो हमारे 99 में प्रधानमंत्री वाजपेयी जी का हुआ था वो 1st जनरेशन इम्प्लांट था। तो इम्प्लांट में धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया, उसकी मटेरियल की क्वालिटी, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को देखते हुए। तो आज के डेट में जो हमारे स्टैंडर्ड इम्प्लांट होते हैं वो कोबाल्ट और क्रोमियम का एक अलॉय होता है, उसको कोबाल्ट क्रोम बोलते हैं। और अभी कुछ समय से हम लोगों ने ये देखा है कि उसके ऊपर अगर एक गोल्ड की कोटिंग कर दी जाए तो उसकी जो रिएक्शन की कैपेसिटी होती है, यानी बॉडी में जो एलर्जी पैदा करता है, वो काफी कम हो जाती है। तो पिछले 2-2.5 साल से जो मैं अपने हॉस्पिटल में इस्तेमाल कर रहा हूँ, ज्यादातर मरीज के हम ये गोल्ड प्लेटेड इम्प्लांट यूज करते हैं जिसको ऑपुलेंट नी बोलते हैं। इसमें घुटने के मटेरियल जो है कोबाल्ट क्रोम का होता है और उसके ऊपर एक गोल्ड की पतली सी कोटिंग रहती है। एक चीज और कि क्या इम्प्लांट्स के बाद कैन वी लिव ए नॉर्मल लाइफ, जैसे रनिंग या प्लेइंग और स्पोर्ट्स वगैरह कर सकते हैं? रिकमेंडेड नहीं है स्पोर्ट्स, जिस तरह आप टेनिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम सर्जरी करते हैं तो हम घुटने के कुछ लिगामेंट्स को सेक्रीफाइस करते हैं। तो वी शुड नॉट बी एक्सपेक्टिंग कि दिस नी रिप्लेसमेंट विल मेक द एंटायर बॉडी यंग। You have to accept aging at one point of time and accordingly you have to consider your limitations. यही रीजन है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद एथलीट्स रिटायर करते हैं। अभी आज ही रोजर फेडरर का मैंने पढ़ा कि उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया। तो ऐसा नहीं है कि वो अभी खेल नहीं सकते, या अभी मास्टर सीरीज चल रही है, अभी सचिन तेंदुलकर उसमें भी छक्के लगा रहे हैं, लेकिन बॉडी की जो कैपेसिटी होती है लॉन्ग टर्म तक परफॉर्म करने की, वो कम होती चली जाती है। तो नी रिप्लेसमेंट के बाद आप वॉक कर सकते हैं, आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, सीढ़ी चढ़ फिर सकते हैं,
लेकिन अगर आपको कोई ये एक्सपेक्टेशन है कि आज मैं टेनिस नहीं खेल पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ माय नी ऑस्टियोआर्थराइटिस और मैं रिप्लेस करा लूंगा और मैं टेनिस खेलूंगा, तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगी। लास्ट क्वेश्चन, बॉडी हैज गॉट द कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। जी और हम विदाउट नी रिप्लेसमेंट कैन बी रीजनरेट दिस? ये अभी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ डिबेट चल रहा है। बहुत सारे फील्ड में जो है आप देखेंगे अगले 15-20 साल में सर्जरी ऑब्सोलीट होती चली जाएगी और ये रीजनरेशन वाला पार्ट आएगा, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर काफी रिसर्च चल रहा है। अभी कुछ मैसेंजर आरएनए डिराइव्ड जो वैक्सीन टाइप के बनाए जा रहे हैं, जैसे कि बॉडी के अंदर वो जेनेटिकली प्रोग्राम करके डाल दिए जाएंगे जो एक पर्टिकुलर सेल्स को रिपेयर करेंगे। तो वैसी वैक्सीन अगर तैयार हो जाती हैं तो संभव है कि जो कार्टिलेज की जो परत झड़ गई है वो ऑटोमेटिकली उसको अंदर जाके नया कार्टिलेज बना के रिपेयर कर देगा। तो नेचुरल बॉडी की कैपेसिटी के बियॉन्ड है ऑस्टियोआर्थराइटिस को रिपेयर करना, लेकिन अगर जेनेटिकली इंजीनियर्ड तरीके से कुछ हम इजाद कर लेते हैं जिसको कि बॉडी में डाल दें तो वो एक पर्टिकुलर सेल को जनरेट करने के लिए सक्षम है। इस पे काफी रिसर्च चल रहा है एंड वी कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ ब्रेक थ्रू इन नेक्स्ट 10-15 इयर्स। जैसे इसमें ना मेरे एक डॉक्टर से बात हुई थी, वहाँ पे पटना में थे, ही वाज प्लेइंग टेनिस विद अस, तो वो थोड़ा उनका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड थे वो। मैंने आज दिन की सर आप क्यों नहीं नी रिप्लेस करा लेते? जो सर डॉक्टर कहते हैं देखो मैं टेनिस कोर्ट में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक नहीं चल पाता था, बट once I went to my friend, उसने कहा नी रिप्लेस नहीं करना, go for the exercise and physiotherapy. After some physiotherapy and some break, he has started playing, though slow. पहले की तरह तो नहीं खेल रहे हैं लेकिन खेल रहे हैं। ये डेफिनेटली जो हम एक्सरसाइजेज और फिजियोथेरेपी लेते हैं उससे जॉइंट के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ता है और ब्लड फ्लो से हीलिंग होती है। कहीं भी ब्लड अगर मूव कर रहा है तो वो बॉडी के न्यूट्रिएंट्स वहां तक पहुंचाता है। knee replacement can be delayed as of now, but could be a thing to be actually prevented in future if we get those kind of things which can help in regenerating the cartilage. Okay, thank you sir, thank you doctor. ममता जी आपका क्वेश्चन है। जी मैं ये कह रही थी डॉक्टर साहब, मैंने अपने सामने देखा है कि 2-3 लोगों का 65 से अबव थे, उनको नी रिप्लेसमेंट के लिए बोला, जो ये कहते थे कि डॉक्टर ने नीचे बैठने के लिए भी मना किया हुआ है। तो पर हमने ये देखा कि हमारे योग में आके वो जैसे कंटिन्यू आए हैं तो वो धीरे धीरे नीचे भी बैठे हैं और उनका दर्द भी दूर हुआ और वो मतलब आलती पालती भी जैसे लगा के बैठने लगे। वो मेरे भी मरीज बैठ लेते हैं। 110 डिग्री का हमारा जो है टारगेट रहता है कि घुटना मूव करे, लेकिन नए जो घुटने आए 130 डिग्री तक का मूवमेंट दे देते हैं। बैठने को आप बैठ सकते हैं लेकिन अवॉइड करें, क्योंकि जैसा मैंने बताया उस पोजीशन में घुटने पे लोड ज्यादा होता है तो वो घुटने के इम्प्लांट पे वो बुरा असर पैदा करेगा। तो ये कहते हैं ना जैसे चेंज कराने के बाद तो नीचे बैठ ही नहीं सकते आप, घुटने मोड़ ही नहीं सकते। आइडियली आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि इसको कराने के बाद आप पालथी मार के बैठेंगे। हाँ जी, लेकिन अगर कोई बैठ रहा है तो उससे उसको नुकसान है, मतलब उसको बैठ रहा है लेकिन उसको उसके आगे लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है, नुकसान। मेरी मदर इन लॉ को हुआ था तो वो चलती नहीं थी, बिल्कुल भी वॉक नहीं करती थी, मतलब रिप्लेसमेंट के बाद भी उनका एज इट इज वही हाल था, तो उसका तो उनको कोई बेनिफिट ही नहीं मिला। वो देखिए वो केस सिलेक्शन देखना होता है कि मरीज के बाकी क्या दिक्कतें हैं। अब किसी के कमर में अगर नस ब्लॉक है जिसकी वजह से वो घुटने के अंदर ताकत ही नहीं है तो उसको केवल घुटना बदल देने से फायदा नहीं होगा। तो प्रॉपर असेसमेंट करना होता है मरीज का कि क्या ये मरीज सर्जरी के बाद राहत महसूस कर सकता है कि नहीं। अगर नहीं तो पहले उन चीजों को दूर करें जिसकी वजह से वो घुटने के सर्जरी के बाद उसको दिक्कत आने की संभावना है। तो उसके लिए मरीज को फेस टू फेस देख के डिटेल चेकअप करके ही हम डिसाइड करते हैं कि इस मरीज को हम सर्जरी के लिए अभी कहेंगे या नहीं कहेंगे। जी थैंक यू। बच्चे के डॉक्टर साहब एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, फिर बाद में दो सब आदरणीय नैब साहब धन्यवाद करेंगे। डॉक्टर साहब जैसा कि एक विचार है कि जिन गाड़ियों की सर्विस टाइम से होती है वो हाईवे पे नहीं रुकती, तो अगर हम रूटीन वे में अपना चेकअप कराते रहें, डॉक्टर के पास कंसल्ट करते रहें और अपने एग्जामिन कराते रहें तो हम काफी चीजों से बच सकते हैं। एनुअल हेल्थ चेकअप आफ्टर 45 इयर्स इन फीमेल एंड आफ्टर 55 इयर्स इन मेल इज हाईली रिकमेंडेड, और उससे हम बीमारियों को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके उसको स्टॉप कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि सर हमारे जूम में ज्यादातर लोग 60 प्लस हैं जी, और आजकल बैंक ने भी अपने ब्याज कम कर दिया इंटरेस्ट, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को रखते हुए मतलब
और जैसे अभी हम एक मिथ था कि दही का, चावल का, या अर्ली जल्दी खाना खा लें, थोड़ा सा वॉक में रखें, और इन चीज़ों का कुछ और थोड़ा सा 2-4 पॉइंट हमें बताएंगे जिससे कि हम अपनी लाइफस्टाइल को और थोड़ा सा ठीक कर लें, ताकि बाकी देखिए कोई बीमारी आएगी फिर तो जाना ही पड़ेगा, और अगर हम जैसे प्रिवेंशन इज बेटर मतलब क्योर, तो बस क्या के पहला तो ये है कि इसको नजरअंदाज न करें। इसको लोग बोलते हैं बुढ़ापा है जी, बुढ़ापा, इसको एक्सेप्ट ना करें। बुढ़ापे में क्या है, बुढ़ापा तो है पता है, लेकिन बुढ़ापे में मोतियाबिंद है, या बुढ़ापे में कान सुनने की दिक्कत है, या बुढ़ापे में बाल सफेद होने की दिक्कत है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है अर्ली स्टेज में, आप इंजेक्शन से या दवाइयों से लुब्रिकेशन लगा सकते हैं। मतलब आज तो बहुत मजा आया आज के सेशन में सर, एंड आई थिंक जितने ओपीडी में दिन भर में आज लोगों से सवाल जवाब करते होंगे वो हम लोगों ने 40-45 मिनट में आपसे पूछ लिए। हो सकता है कि आप किन्हीं क्वेश्चन में इरिटेट भी हुए हो, यही चीज, बट इट वाज नॉट एट ऑल फ्रॉम योर फेस। आपने इतनी स्माइल के साथ हर सवाल का, वी वर हैविंग वेरी बेसिक क्वेश्चंस, सबको बड़ी प्रॉब्लम्स है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, एंड वी वांट टू परसिस्ट अवर लाइफ, वांट टू मेक द क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर। नी रिप्लेस के लिए तभी जाते हैं व्हेन वी वांट टू मेक द क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर। इट इज द लास्ट ऑप्शन, उसके पहले आप सारे ऑप्शन तलाश लें। बट आज का मेरा मैसेज यही है कि बुढ़ापा एक ऐसा चीज है जिसको आप नकार नहीं सकते, लेकिन उसको नजरअंदाज मत कीजिए। हर चीज को आप बुढ़ापे से कोई बीमारी है जिसका इलाज संभव है तो इलाज, बुढ़ापा मत कहिए, वी आर ग्रोइंग विद अवर एज, वी आर गेटिंग ओल्डर, बट हम लोग ग्रो कर रहे हैं, वी आर स्टिल ग्रोइंग, वी आर ग्रोइंग एंड विल कंटिन्यू ग्रोइंग टिल द लास्ट ब्रेथ। फिजियोलॉजिकल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज, तो बुढ़ापा वर्ड थोड़ा सा अच्छा क्यों, बिकॉज़ वी आर स्टिल प्लेइंग, आई एम स्टिल मूविंग, स्टिल 10,000 15,000 चल रहा। So we are keeping ourselves quite fit. आप अरविंद शर्मा साहब is elder to me, but इतने energetic हैं, and everybody is so energetic. So बुढ़ापा नहीं है सर, हम लोग सब बढ़िया हैं, and with your blessings, और आज आपने जो कहा है, it's very nice. आज throughout आपके चेहरे पे एक स्माइल रही, and for every question you had an immediate answer. जैसे कि आपको पहले से क्वेश्चन की लिस्ट दे रखी हो, इस तरीके से आपके जवाब आए, it was not there. हम लोग सब लोग एक्सटेम्पोर पूछा, आपके अपने सेशन लिया और इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, एवरी क्वेश्चन वाज सो नाइसली आंसर्ड। अब आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सर आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने में है, आज आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात की, नेक्स्ट टाइम रूमेटॉइड के बारे में बात करेंगे, जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, और बैक एक के बारे में हम लोग बात को थोड़ा ज्यादा बैक एक ही रखेंगे, क्योंकि इस एज में बैक एक वाली प्रॉब्लम के पेशेंट बहुत आ रहे हैं। जी राइट, तो बिल्कुल तो हम आपको सब काम करेंगे, और विद फोल्डेड हैंड्स वी रियली आर हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू आज आपके सेशन के लिए, वी आर वेरी थैंकफुल, सो नाइस, थैंक यू। धन्यवाद आदरणीय एनके साहब, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर आशुतोष झा साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि हम एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं, आज का विचार, एक अच्छा व्यक्ति दूसरों की परेशानी को अपनी परेशानी मानता है। एक अच्छा व्यक्ति दूसरों की परेशानी को अपनी परेशानी मानता है, उनकी परेशानियों से निपटने के लिए वो उतनी ही कोशिश करता है जिसने खुद की परेशानियों से निपटने के लिए, उनकी परेशानी से निपटने के लिए वो उतनी ही कोशिश करता है जितने खुद की परेशानी से निपटने के लिए। आइए ओम का उच्चारण करते हैं। शांति सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे
शांति